जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोरिल्ला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, जैसे ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं और ये 2018 में आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनसे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि किस तरह की मेंटेलिटी जो आयोग है वो अपनाता है। और ये भी देखा जाता है कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करें। राइट, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डज नॉट बिलोंग टू अ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। राइट, जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं भारत का एक मैप बनाऊं, राइट, ये एक इस तरह का भारत का एक मैप बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, इस तरह का जो मैप बन रहा है, इधर अगर मैं पूर्व की तरफ बात करूं, जो बंगाल है वहां पर जो शासक थे वो पाल हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है। यानी कि मैं बात कर रहा हूं 7वीं से लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य की बातें कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपको पूर्व में जो थे वो पाल वंशज राज करते थे। और जो आपका ये वाला है, जो पंजाब वाला या जो पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान आपको दिखता है, वहां पर हमें दिखता है गुर्जर प्रतिहारों का राज, गुर्जर प्रतिहार। और जो दक्षिणी हिस्सा था, जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं या दक्कन का पठार कहते हैं, वहां पर प्रतिहारों का, माफ कीजिएगा, ये राष्ट्रकूटों का राज था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, यहाँ पर पाल, पी फॉर पाल, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार और यहाँ पर राष्ट्रकूट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पाल वंश था वो गोपाल ने इसको बनाया था। गोपाल के बाद उनके पुत्र धर्मपाल आए थे, धर्मपाल के बाद उनके पुत्र देवपाल आए थे। राइट, तो इस तरह से आपका कुछ डेटा क्लियर होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। देखिए, प्रतिहारों के साथ हमेशा गुर्जर इसलिए जुड़ा है क्योंकि गुर्जर से निकले हैं। गुर्जर का मतलब होता था ऐसे लोग जो खेती करते थे, पशुपालन करते थे, परंतु हथियार उठाना भी जानते थे। राइट, तो इसीलिए जो प्रतिहार है, उनके जो वंशज है, जहां से वो निकले हैं, वो गुर्जर से निकले हैं, तो इसलिए गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से जो शासक दिए हैं 4, इनमें से कौन सा शासक जो है गुर्जर प्रतिहार से नहीं संबंध रखता है। तो आइए देखते हैं। नागभट्ट 2 बिल्कुल है, क्योंकि नागभट्ट 1 के बाद नागभट्ट 2 आता है एक सीरीज में, बीच में अन्य शासक भी आते हैं। तो जो नागभट्ट 2 है, ये है आपका गुर्जर प्रतिहार का शासक है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। महेंद्रपाल, महेंद्रपाल बिल्कुल है, क्योंकि अगर मिहिर भोज की बात मैं करूं, देखिए जो भोज थे वो 2 थे, एक गुर्जर प्रतिहार में थे और एक उज्जैन में भी भोज पाए जाते थे। इसीलिए एक हिस्ट्री में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इसको भोज कहते हैं। इन्होंने खुद एक उपाधि ली थी मिहिर की, तो मिहिर भोज, मिहिर भोज का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार के शासक की। तो ये भी है महेंद्रपाल, क्योंकि ये आते हैं मिहिर भोज के बाद। फिर हैं देवपाल, ये भी हैं। और ये जो भरतरभट्ट हैं, ये जो भरतरभट्ट हैं, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम कहीं पर भी जितना ज्ञान है, जितना हमें पता चलता है कि जो गुर्जर प्रतिहार है उसकी किसी भी श्रृंखला में इनका नाम नहीं आता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है 4th। तो एक बार इसे इरेज करते हैं। जो राइट आंसर है 4th। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। जो भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब होता है हाई कोर्ट, तो जो उच्चतम न्यायालय को माफ कीजिएगा वो होता है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर द एज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी डिटरमाइंड बाय द सच अथॉरिटीज इन सच मैनर एज द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड इंसर्टेड बाय। मतलब इसमें ये हुआ था कि जो जजेस हैं उनकी जो आयु में परिवर्तन किया गया था, ठीक है। जैसे कि जो आयु हमारी जो रिटायरमेंट एज होती है सरकारी पद में, वो 60 वर्ष की होती है, तो इसमें बढ़ा दिया गया था। पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन से बढ़ाया गया है। देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि अगर एज कम ज्यादा करी जाती है तो क्या उसमें संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है? ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि वो पद कैसा है। अगर वो संवैधानिक पद है और उसमें अगर जो नियम है वो संविधान में दिए हैं, तब तो आपको संशोधन करना पड़ेगा। और परंतु अगर वो पद संवैधानिक नहीं है, तब आपको संशोधन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर मैं अनुच्छेद 124 बोलूं, तो अनुच्छेद 124 से शुरुआत हो जाती है। जो हमारे, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय है, चाहे वो उच्च न्यायालय है, उनके जजेस की जो भी क्वालिफिकेशन है, कैसे वो रिटायर होंगे, ये हमारे संविधान में बता रखा है, जिसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 124 से। राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये संशोधन हुआ था, ये 1962 के समय पे हुआ था, जब भारत चीन का युद्ध भी चल रहा था, तो उस समय संशोधन हुआ था। तो 1962 में जो संशोधन हुआ था वो 15वां हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 15वां संवैधानिक संशोधन इज द राइट आंसर। राइट, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसमें से कौन सा सही है ये देखना है, करेक्ट, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वो करेक्ट पूछता है या इनकरेक्ट पूछता है, आपने बड़ा ध्यान देना होता है। तो करेक्ट पूछ रहा है, देखते हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बात कर लेते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये क्या है। इसकी पहली बार जो मांग उठाई थी ये 1934 में M.N. रॉय ने उठाई थी।
जिसमें एक वर्ष बाद यानी कि 1935 को आईएनसी ने भी ये मांग उठाई और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया कि जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसका हर सदस्य भारतीय होगा। और इस तरह से जो लेनिन थे जिन्होंने शिमला में ये कहा था, अगस्त ऑफर दिया था 1940 का, हालांकि अगस्त ऑफर को माना नहीं गया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, वो भी फेल होता है। फिर जो संविधान सभा का जो प्रारूप जो बनता है वो आपका 1946 की जो कैबिनेट मिशन आई थी, जिसमें अध्यक्षता करी थी पैट्रिक लॉरेंस ने, साथ में स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और साथ में एबी अलेक्जेंडर थे। ये 3 लोग आए थे, तब जाके कहीं ना कहीं जो संविधान का जो प्रारूप था वो तैयार हुआ। यानी कि जो 379 सीट यानी कि 389 सीट जो तय की गई थी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। तो वही संविधान सभा में पूछा जा रहा है कि उसमें क्या क्या शर्तें थी। तो आइए देखते हैं। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजे, नहीं वो बेस था, ठीक है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजे, इट रिजल्टेड फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं हुए थे इसमें। इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी, ये मल्टी पार्टी बॉडी थी, तो पर इसमें नॉट दिया है तो हमारे रॉन्ग हो जाएगा। इट वर्कड थ्रू अ सेवरल कमिटीज, बिल्कुल सही बात है। कमिटीज में अगर कमिटी की बात करूं तो एक ड्राफ्टिंग कमिटी को आपने याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमिटी की अध्यक्षता करी थी बी आर अम्बेडकर ने और उसमें अन्य लोग भी थे, वो नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है, आप बिल्कुल सही समझें, इसका जो राइट आंसर है वो आ रहा है ए और डी, राइट। आगे देखते हैं। अब बात है सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट डीलिंग विद फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट जिसे हम हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार, और जो कि आपके भाग 3 यानी कि पार्ट 3 में आते हैं संविधान के, जो कि शुरू होते हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32, बिल्कुल। और भाग 3 शुरू होता है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35, परंतु जो मौलिक अधिकार शुरू होते हैं वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक। और जब संविधान बना था तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 44वें संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में आपके पास केवल 6 जो मौलिक अधिकार है वो है, राइट। और ये भी याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जस्टिसेबल होते हैं, यानी कि अगर कोई राज्य आपसे वो मौलिक अधिकार छीनता है तो आपके पास इतनी शक्ति है कि आप डायरेक्ट कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जो रिट जारी कर सकता है, वैसे ही जो हाई कोर्ट है अंडर आर्टिकल 226 रिट जारी कर सकता है, राइट। तो यहां पर देखते हैं कुछ केसेस थे जिन्होंने मौलिक अधिकारों के बारे में टिप्पणी दी है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है जहां पर संविधान मौन होता है वहां पर सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दे रखी है कि वो अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, राइट। तो यहां पर हमने क्या है कि जितने भी केसेस हैं इनमें कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के बारे में बात बताई गई है, हमें एक हायरार्की में लगाना है, राइट। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहला गोलकनाथ केस, ये 1967 का था। केशवानंद भारती केस ये 1973 का केस है। और अब तक का सबसे बड़ा, अब तक का वर्तमान आज जो तारीख है, अगर मैं 29 जून 2023 बोलूं तो आज भी ये सबसे बड़ा जजेस का बेंच का केस रह चुका है, यानी कि 13 जजेस थे इसमें। मिनोरा मिल केस बोलूं ये 1980 है और ए के गोपालन केस ये तो 1950 है, यानी कि जैसे ही हमारा संविधान लगा केस शुरू हो गए, ठीक है। तो यहां पर आप सीरीज लगा सकते हैं। जो डी से ये शुरू होगा तो हमारा सेकंड तो कैंसिल हो गया, डी के बाद हम देखेंगे ए आएगा तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 3 इज द राइट आंसर। देखिए मैंने 2 ही ऑप्शन देखे और मैंने राइट आंसर निकाल दिया। ये होती है ब्यूटी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, राइट। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी, कभी भी आप स्वर्ण सिंह की फोटो देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी के साथ ही ज्यादा दिखती है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी जैसा कहती थी वैसा ही करते थे, इसलिए बात हुई थी जब मौलिक अधिकार सरदर्दी बन गई थी राज्य के लिए, तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एक समिति गठित करी और उसका जो अध्यक्ष बनाया था वो स्वर्ण सिंह को बनाया था। तो स्वर्ण सिंह ने कुछ अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने कहीं ना कहीं मौलिक जो कर्तव्य हैं उससे संबंधित रिपोर्ट दी थी। उस आधार पे 42वें संशोधन 1976 से 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, परंतु वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि जो लास्ट वाला जो जोड़ा गया है 11वां वो जोड़ा गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी वही है, यानी कि स्वर्ण सिंह वही है जिन्होंने मौलिक कर्तव्य को कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से जो हमारा भाग 4A है वहां पर हमें मौलिक कर्तव्य मिलता है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें से कौन कौन सा क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे। AR अंतुले बिल्कुल थे, SS रे बिल्कुल थे, हरिदेव जोशी ये नहीं थे, इनका नाम तो कहीं नहीं सुना है, और CM स्टेफन ये थे, बिल्कुल थे। तो यानी कि जो इसका जो राइट आंसर है ABD है। ABD कहां पर दिख रहा है, ये 3rd इज राइट आंसर, राइट। तो देखिए यहां से इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट। तो थोड़ा आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, और अगर बेसिक आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग है
तो होता क्या है कि आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सा नहीं हो सकता है, राइट। आपको नहीं भी आता है अगर आंसर, तो वो एलिमिनेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देते हैं, राइट, जिसमें आपके जो भी जो स्टडीज से रिलेटेड जो बेटर होता है वो दिया जाता है, जिससे कि आप जो ये कंपटीशन का जमाना है, क्योंकि आर्टिकल 16 बात करता है मेरिट का, राइट, तो आप बेहतर हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपसे भी बेहतर अगर कोई आ जाता है तो आपकी सीट ले जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 16, राइट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें अपडेट रखना अपने आप को और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड कर रहा हूँ। जय हिंद।